साहब जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू साहब, थैंक यू। वेलकम टू द फौजी होम। थैंक यू साहब, थैंक यू। अमेरिका के एक कमांडर ने एक नई टर्म दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना जो है बॉइलिंग फ्रॉग पर काम कर रहा है। इस्लामी स्लाइसिंग से कितना हटकर है, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को एक सबमरीन दी है, 7 और सबमरीन देनी है। कई हथियार चीन पाकिस्तान को दे चुका है और काफी कुछ देना भी बाकी है। क्या ये 2 फ्रंट वॉर की तैयारी है, इसको भी आज डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में अभी भी जंग जारी है, इजराइल और हमास की। इसके पीछे ईरान का क्या रोल है और क्या वाकई में अमेरिका धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो रहा है और चीन सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी चैनल के बुल में बुलाया। थैंक यू सर। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करनी है, लेकिन कल से मैं एक टर्म सुन रहा हूं सर। अमेरिका के एक कमांडर हैं, वो कहते हैं कि चाइना जो है वो बॉइलिंग फ्रॉग पर काम कर रहा है, खासकर एशिया के अंदर। क्या ये टर्म है सर, क्या इसके मायने हैं? देखिए, ठीक कहा आपने। चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। चाइना की जो एक आइडियोलॉजी रही है वो रही है माउंटेन रैट्स जैसी होती हैं, चुपके चल के और एक्सपेंशनिस्ट कब्जा करना। सो एक एक्सपेंशनिस्ट वाली आइडियोलॉजी भी रही है, जो कि पिछले कुछ दशकों में आपने देखा भी होगा। ये दोनों जो टर्म आपने बोली हैं, पहली जो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी जी और दूसरी इस्लामी स्लाइसिंग, आपस में तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है और मैसेज डिलीवरिंग का तरीका है जी, वो थोड़ा सा अलग है। ओके सर। पहले ही बात तो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी, ये हमारे जो इंडो पैसिफिक कमांड के एक एडमिरल जो यहाँ पर इतने 2-3 साल कमांड में रहे, अभी वो जाते जाते इस नई टर्मिनोलॉजी को इजाद करके गए हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि आप जहां पर अपना मकसद रखते हैं जी, तो वो चाइना उसको क्या करता है कि उसको वहां पर जाके पैन को इतना हॉट कर देता है कि फ्रॉग जंप मारेगा। जी जी जी, जी। तो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी मींस उसको किसी ना किसी दिन जंप मारना पड़ेगा और वो उसके लिए तैयार रह जाए। इसके 2 एग्जांपल्स हैं। पहला तो उन्होंने ताइवान के साथ में ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, दूसरी फिलीपींस के साथ में की हुई है। ओके। तो ताइवान को वो हमेशा चाइना अपना ही हिस्सा समझता आया है जी, कि पुरातन काल से ये तो हमारा ही है। बिल्कुल सर। तो उन्होंने हमेशा ये डिक्लेयर किया है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और उनकी स्ट्रेटजी भी यही रही है कि हमेशा हम ताइवान को वापस लेके रहेंगे जी। लेकिन अभी वक्त बदली हो गया हुआ है। वर्ल्ड में ऐसे मैं बोलूँगा एक ऐसी कम्युनिटीज़ बन गई हैं, ऐसी फोरम्स बन गए हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जिसमें कि अकेले को काउंटर हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में एक कंट्री को कोई अकेला छोड़ के जाने वाला नहीं और एक कंट्री को कोई करने देने वाला नहीं है, तो उस कारण से वो मुश्किल हो गया है। तो ताइवान के बीच में जो बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी उन्होंने कैसे ईजाद की है ताकि उनका ये वर्चस्व रहे, उनकी आवाज रहे। तो इसीलिए वो कभी जो बलून्स हैं, अनमैन्ड बलून्स, उनके ऊपर में से निकाल देते हैं। ठीक है। कभी कभी उनके अपने एयरक्राफ्ट उनके पास में से निकाल देते हैं जी, और उनको ग्रे जोन के बीच में डिक्लेयर करके रख देते हैं। बलून्स को के लिए बोल देते हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, हमारे बलून नहीं थे। बिल्कुल। और जहाजों के लिए बोल दिया कि ये जहाज जो गलती से स्प्रे करके चले गए, तो ग्रे जोन वाले में रखा। और तो इनको मतलब उन्होंने बॉयल करके रखा है ताइवान को कि फ्रॉग तुम बॉयल रहो, किसी दिन तुमको जंप मारना पड़ेगा। लेकिन क्या लद्दाख में हम देख रहे हैं 2020 से ही टेंशन है, और उससे पहले ही सीडीएस रावत सर कह के गए थे कि चीन इस्लामी स्लाइसिंग कर रहा है। क्या ये लद्दाख या एलएसी के ऊपर इस टर्म को हम बैठा सकते हैं?
ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी को हम शायद जैसे ताइवान और मैं दूसरा जो मैंने एग्जांपल आपको देना था फिलीपींस का देना था। फिलीपींस के बीच में जो स्पार्टली आइलैंड्स के बीच जो कि रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज है कि ये फिलीपींस का हिस्सा है, तो उनके शिप्स के साथ में चाइना ने अपना शिप की टक्कर करा दी और उनके लोग क्षतिग्रस्त हुए। तो इसमें जो है जो मैं ये कहूंगा कि ये दो स्ट्रेटजीज जो है, आपने सवाल पूछ लिया, ये एग्रेसिव स्ट्रेटजीज जो आउटवर्ड एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। जो सलामी स्लाइसिंग है, सलामी का मतलब होता है कि एक पीस है जिसके बीच में आप चाकू से बिल्कुल धीरे धीरे करके काटते हैं और काटते काटते आपकी बाकी वाली चीज ले लेते हैं। तो इन दोनों में ये फर्क है। जो लद्दाख के बीच में जो सलामी स्लाइसिंग है, या अरुणाचल के तरफ में जो सलामी स्लाइसिंग जो जनरल रावत ने बोला था, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अपना उस इलाके के बीच में जाके जो कि ग्रे जोन है उसके बीच में जाके अपनी प्रेजेंस करके वापस आ जाना। ठीक है, कोई लड़ाई पंगा नहीं लेना। दूसरा, जाके सेकंड स्टेप में वहां पर जाके छोटी सी अपनी एक मार्किंग छोड़ देना। तो चाइना ने ऐसा किया है, अपने चीजें छोड़ के वहां से वापस भी गए। और तीसरी में जाके वहां छोटी सी आउटपोस्ट बना लेनी है। तो ये वाली जो सलामी स्लाइसिंग है, मींस slowly coming and thereafter biting, and Galwan has been part of that small little slice of the Islamic slice. ओके सर, एक चीज और, क्योंकि चीन के पीएलए के कर्नल बू हैं, जिनका एक बयान हाल ही में आया था कि भारत और चीन बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं एलएसी विवाद को सुलझाने के। दो तीन चीजें मैं समझना चाहूंगा। क्या डेपसांग डेमचौक पर कोई सहमति बन सकती है? क्या जो बफर जोन बनाए गए हैं जिस पे दावा किया जाता है कि वो भारत के एरिया में बने हैं, क्या वहां से चीन पीछे जा सकता है? एक पॉइंट और, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे कहा जाता है कि आज भी हम नहीं जा पा रहे हैं। क्या वो 26 पॉइंट पर दोबारा गश्ती शुरू हो सकती है? देखिए, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और ये डिफिकल्ट है स्ट्रेट कट आंसर देने के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, 26 में से अभी मेरे हिसाब से जो हमारी लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन है, हम काफी, मैं कहूंगा 15-16 से भी ज्यादा जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक अभी हम लोग जा रहे हैं। वो चीज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे नहीं जा रहे, वो बात नहीं है। दूसरा रहा, आपने बोला डेपसांग के लिए, और दूसरा जो आपने सवाल किया है, इस इलाके के बीच में सहमति हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखिए, सहमति कभी भी बन सकती है क्योंकि इसमें म्यूचुअल दोनों को गिव एंड टेक देना पड़ेगा और उसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी उसकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट कितनी है उस जगह की। जो डेपसांग वाला जो इलाका है, वो शख्सजाम जो इलाका चाइना का है, उसके साथ में और बीच में हमारा डीबीओ आ जाता है। तो वो वाला जो इलाका है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक कनेक्शन करने के लिए, और वो कनेक्शन पाकिस्तान के लिए पास में जाता है। तो शायद उसके लिए वहां सहमति होना थोड़ा सा मुश्किल होगा भी, तो कुछ म्यूचुअल गिव एंड टेक करके होगा। जी, एक पॉइंट और, क्योंकि 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, लंबी बातचीत हो चुकी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पर हमने चीन का कम से कम 1 महीने में 4 बार दावा देखा। क्या ये महज इत्तेफाक है या कहें कि चीन के दिमाग और दिल में कुछ है अरुणाचल प्रदेश को लेकर? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, टाइम्स मेमोरियल से चाइना तिब्बत को, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। उसको उन्होंने टर्म भी साउथ तिब्बत का ही दिया हुआ है। हम अरुणाचल कहते हैं, वो बोलते हैं मेरे पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत है। बोलते हैं ये अगर तिब्बत हमारा है तो साउथ तिब्बत भी तो, यानी कि अरुणाचल आपका हमारा ही है। तो उन्होंने लीगल क्लेम अपना उसके ऊपर में काफी देर से इसके ऊपर में दागा हुआ है। अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों से, जब से गलवान और उसके पहले हुआ है, तो फोकस उनका, क्योंकि यहां पर मैकमोहन लाइन बनाई गई हुई थी जो अंग्रेजों ने ड्रॉ की थी, जो मोटे मैप के ऊपर में की गई थी, मोटी लाइन से की हुई थी, कोई पता नहीं लग रहा था। लेकिन चाइनीज जो है वो मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है, तो इसीलिए उनका क्लेम वहां पर रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे मैंने बोला आपको, कि जो फोकस चला गया वो लद्दाख के ऊपर में चला गया। तो लद्दाख के ऊपर में चला गया क्योंकि वो इसलिए गया क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को ठंडे बस्ते में थोड़ी देर के लिए रखना चाहता था, ताकि यहां पर इसका फोकस करें और एंटी करें, क्योंकि उनका सी पैक वाला जो कॉरिडोर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था।
क्योंकि वो पाकिस्तान के बीच में से उन्होंने वार्म वाटर के लिए आना था और मिडिल ईस्ट को उन्होंने डोमिनेट करना है, इकोनॉमिक वो करना है। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, क्योंकि भारत की आवाज आती रही है कि एक्साइचन हमारा है, भारत की आवाज आती रही है पीओजेके जो है वो भी हमारा है, तो किसी ना किसी दिन हमारा हो जाएगा। तो चाइना को ये भी लगने लगा, क्योंकि भारत वो पुराना भारत नहीं रहा कुछ पिछले सालों से, और पिछले आप 10 सालों से देखा होगा आपने, एक भारत की जो इमेज है वर्ल्ड में बिल्कुल डिफरेंट हो गई हुई है। एक स्ट्रांग भारत उभरा हुआ है, जो बोलता है वो करता भी है। तो इसलिए उस बात से करने के उन्होंने फोकस अपना चाइना ने लद्दाख के ऊपर में शिफ्ट किया, ताकि इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में रहे। और इसीलिए ये जो गलवान का इंसिडेंट वगैरह, डेप्साम वगैरह बोल रहे, ये रिवाइव हुए। पहले तो ये सब ये ठंडे बस्ते में थे, तो चाइना ने उसको ठंडे बस्ते में रख के इसको किया, उजागर किया, और जब यहां पर मार पड़ी अभी उसने उसको उजागर कर दिया। एक पॉइंट और, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बात की, पीओके की बात की, 2-3 चीजें जो मैं समझना चाहूंगा। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी डिफेंस डील हम देख रहे हैं। हाल ही में 2-3 दिन पहले सबमरीन की खबर आती है, उससे पहले हमने देखा BT-4 टैंक हो या कुछ हौजर तोहफे हों, JF-17 हो, J-31 हो, ये तमाम डील दोनों देशों के बीच हो रही है। क्या ये आने वाले वक्त में 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में दोनों देश लगे हैं? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, चाइना एक, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है जी, और चाइना को अगर किसी से खतरा है जी, तो वो खतरा है इंडिया से इस कॉन्टिनेंट के बीच में। तो वो इंडिया को काउंटर करने के लिए उसको बोलते हैं ना, एक काउंटर बैलेंस, एक मोहरा किसी को बनाना है, हमेशा रखना पड़ता है, तो ताकि भारत कमजोर रहे, वहां पर भी ऑक्यूपाइड रहे, और हमारे साथ में जब भी कभी कन्फ्रंटेशन करे ना, अगर करे भी तो उनको अलग अलग फ्रंट में देखना पड़े। इसी कड़ी के बीच में उन्होंने पाकिस्तान को अपना एक दोस्त बना के रखा है, ऑल वेदर फ्रेंड बना के रखा है, और हमेशा अपनी जितनी भी है उन्होंने मदद उनको की है। उसके बदले में मिलिट्री मदद जो की है, क्योंकि पाकिस्तान का आर्च राइवल इंडिया है, भारत पाकिस्तान की जो शत्रुता है वो पार्टीशन के बाद से ही चली है, और बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है। तो इसीलिए पाकिस्तान कमजोर पड़ता गया है, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत तब तक मजबूत था जब तक कि अमेरिका वहां बैठा था, ठीक है, जबकि वो अफगानिस्तान के बीच उनको चला रहा था। लेकिन जब से अमेरिका वहां से चला गया तो वो कमजोर होता गया इंडिया के मुकाबले में। तो इसीलिए उनको चाइना ने उनको अपने घेरे में ले लिया, क्योंकि चाइना की ये जो स्ट्रेटजी रही है, जिसको पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, और धीरे धीरे कर करके अपना पांव पसारना, तो इसी प्रकार से उन्होंने उनको अपने साथ में मिला लिया है। और दूसरा उन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट किया है कि हम हमेशा आपको वर्ल्ड फोरम में मदद करते रहेंगे, आपको डिफेंस में मदद करते रहेंगे, आपको ऑल काइंड ऑफ उसमें करते रहेंगे, लेकिन आप हमको इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने दीजिए, अपने गिलगिट बाल्टिस्तान से होके मकरान कोस्ट तक का बनाने दीजिए, क्योंकि उसमें चाइना का एक वार्म वाटर पोर्ट भी यहां पर मिल जाएगा। और इस इलाके में तो अभी ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के कारण हुआ है। और मैं ये कहूंगा, ये दोस्ती थोड़ी देर के लिए डगमगाई थी, पिछले 1-2 साल में ये डगमगाई थी, जब चाइनीज वर्कर्स के ऊपर में गिलगिट बाल्टिस्तान में अटैक हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोस्ती पक्की रहेगी, क्योंकि चाइना, उसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को काउंटर कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को उसके ऊपर में हावी नहीं होने दे रहा है। रहने की जरूरत है, भारत को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है, ये हमारे लिए, जो ऐसे आपने बोला कि 2 फ्रंट वॉर का वो करता है, जिसमें हमको अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे। जब हम रिसोर्सेज डाइवर्ट करेंगे तो नेचुरली हम किसी एक अगेंस्ट पूर्ण स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसके लिए मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हम 2 फ्रंट स्ट्रेटेजी के लिए तैयार भी हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हमने इतने बिल्डअप कर लिए हैं, और अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमने पाकिस्तान तो मैं बोलता हूं घुटनों के बल है इस वक्त, और पाकिस्तान कभी किसी दिन लेट भी सकता है, और उसको अगर घुटने के बल रखा हुआ है तो वो चाइना ने रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फोकस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस चाइना रहना चाहिए। प्राइमरी हमारा जो एनिमी है या प्राइमरी हमारा जो ओपोनेंट है, जो कंसर्न होना चाहिए, वो है चाइना। अगर हम चाइना को टेक कर लेंगे, मतलब काउंटर कर लेंगे या कर लेंगे, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि पाकिस्तान घुटने के बल है, आने वाले वक्त में
लेट भी सकता है। तो क्या ये मुफीद वक्त नहीं है भारत के पास कि वो जाकर पीओके पर कब्जा कर ले? मैं वो समझना चाहूंगा। लेकिन मिलिट्री टर्म ये कहती है कि आपको 1 के बदले 3 सिपाही भेजने होंगे, और पहाड़ी इलाके में अगर आप जाएंगे तो 3 के बदले आपको 9 सिपाही भेजने होंगे। राजनेता तो अक्सर बात करें क्योंकि चुनावी वक्त है, लेकिन मैं मिलिट्री लिहाज से आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर वो घुटने के बल है तो क्यों नहीं आप जा रहे उस तरफ? देखिए, ऐसे है कि स्टेजेस होती हैं इसकी। जी। पहली स्टेज में होता है अपना हक जताना, दूसरी स्टेज के बीच में, ताकि वर्ल्ड अंडरस्टैंड करे, लोगों को पता लगना शुरू हो जाए जी, क्योंकि जो पहले चीज थी वो दब गई हुई थी, तो पहले उसको करना। दूसरी स्टेज के बीच में है कि उस माहौल को तैयार करना, और तीसरे में लिया जाता है। तो एकदम ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान रखना होता है। तो रही बात दो चीजों की, पहला चीज तो ये है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत, इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है जी सर, और स्पेशली पीओजेके के बीच में उनकी इतनी ज्यादा बदतती है कि वो हमें ऐसा माहौल खड़ा करना चाहिए कि पीओजेके के लोग अपने आप रेबेलियन करें पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो टूटें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हमें अंदर वो वेलकम करें कि हम वहां पर जाएं, हमें ज्यादा लड़ना ना पड़े। वो हमें हालत को बनाना है। दूसरा कहा आपने कि मिलिट्री ऑप्शन हमारी इंडियन आर्मी जो वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन दी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर या माउंटेन वॉरफेयर में है, ये वर्ल्ड भी जानता है। हमने सियाचिन में प्रूव कर दिया, हमने चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर गलवान और तिब्बत और उसको में कर दिया, सुमद्रोंगचुक वैली में पहले वहां पर किया था, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारा वर्ल्ड भी जानता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम चाहेंगे, अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, हमारे मिलिट्री लीडर्स बोलते हैं, एक बार आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने भी बोला था, जनरल द्विवेदी ने भी बोला था कि अगर हम चाहेंगे तो हम पीओजे को ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना सिर्फ कहना नहीं, लेना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपको पब्लिक सपोर्ट भी साथ में है, आपकी मिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं, साथ में पब्लिक सपोर्ट भी है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले उनकी जो सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट को हमको अच्छी तरीके से तोड़ना है, जो ऑलरेडी बोल रही हैं। और उसके बाद में रेशियो होता है 1:9 का होता है, जैसे आपने ठीक बोला। माउंटेन में कई बार 1:2, जो हाई एल्टीट्यूड में 1:12, मतलब एक सोल्जर के अगेंस्ट 12 सोल्जर एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो इतने ट्रुप्स वहां पर, और ये ऑपरेशन भी बड़े स्लो होते हैं माउंटेन्स के बीच में। कहीं आप सोचो कि जी हम 7 दिन में, किसी ने स्टेटमेंट दे दी थी 7 दिन में हम पूरा पीओजे के कैप्चर कर लेंगे। अगर मिलिटरीली करना हो तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। हम कैप्चर कर सकते हैं, हमारे में काबिलियत है, वक्त लगेगा, और वक्त के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बातचीत आपके साथ चल रही है। पहला पॉइंट ये कि जो पीओजेके है उसके अंदर डेमोग्राफी को बदल दिया गया है, तमाम पंजाबियों को वहां पर लाकर बसा दिया गया है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वो लोग खुद भारत की तरफ आएंगे, लेकिन जब से पंजाबी वहां पे बस गए हैं तो माना जा रहा है कि ये चीज अब थोड़ी सी मुश्किल होगी। दूसरा, सीपैक पीओजेके से ही निकल रहा है। अगर आप पीओजेके की तरफ जाएंगे तो वहां पर जिनपिंग की फोर्स पीएलए भी खड़ी होगी आपके लिए, कैसे देखते हैं सर? तो ये जो आपने डायमेंशन मुझे बोला है, ये चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं। उसमें परसेंटेज ऑफ जो पंजाबी सेटलर्स हैं जी, वो इस वक्त जो पहले आए हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ 20 से 25% ही, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा डेमोग्राफी इतनी जल्दी बदली नहीं कर सकते, तो 20 से 25% वहां पर आए हैं। और वो लोग आए हैं इस वक्त मोटिवेटेड आए हैं, उन्होंने एक खुशहाली देखी है पंजाब के बीच में जी। और जब वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब वहां पर पूरी, क्योंकि सिर्फ उस कम्युनिटी की खुशहाली नहीं होगी, उसकी पूरे प्रदेश की, यानी कि पीओजेके की खुशहाली जब होगी तो तब भी वो इसका हिस्सा बनेंगे। नहीं तो वो थोड़ा जो परसेंटेज है वो बाकी वाले जो पीओजेके के बीच में, उसके बीच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो फैक्टर ओवर प्ले नहीं हमको करना चाहिए, ठीक है, ये ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। यस, दिस इज अ फैक्टर। सेकंड फैक्टर आपने जो मुझे बोला कि जो सीपैक है जी, उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। चाइना ने बहुत ज्यादा उसके बीच में इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, और चाइना उसको लूज नहीं करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में चाइना की भरपूर कोशिश रहेगी कि उसको किसी हालत में भी हम लोग इसको बना के रखें, और वहीं से आधे रास्ते से डाइवर्जन करके अफगानिस्तान के थ्रू हम कहीं अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ में भी लेके जाएं, जो उसका BRI के साथ का भी कनेक्शन है जी। तो
ये पार्ट जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है जी, ये पामीर नॉट, ये सबसे डिफिकल्ट एरिया है, उसके नीचे से जाता है जी। हो सकता है इसका कोई पार्ट डाइवर्जन हो जाए जी, है, लेकिन ये तो रहना, थोड़ा पार्ट तो रहना ही पड़ेगा। और उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को फेस किया है। इतनी जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो कहीं आप जाने नहीं दोगे। और चाइना एक बहुत स्ट्रांग, लेकिन भारत से लिहाज से तैयारियां भी कर रहा है। 2-3 पॉइंट और मुझे बड़े अहम आपसे समझना है। 2 जंग इस वक्त दुनिया में चल रही है। 2 साल से रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है। हाल ही में खबर आई कि रफा के ऊपर नेतन्याहू किसी भी हद तक जाकर अटैक करना चाहते हैं। हालांकि एंटोनी ब्लिंकन गए थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए। एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ हैं, वो भी समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू मान नहीं रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है सर? क्या 2 नेशन थ्योरी के लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है, इजराइल तैयार नहीं है? और बिना 2 नेशन थ्योरी से चीजें सॉल्व कैसे होंगी, सब कुछ ठीक कैसे होगा? देखिए, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा है, और इसके ऊपर मैं काफ़ी एनालिस्ट, पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट ने इसके ऊपर में भी बात की है। कोशिश की थी इजराइल ने 2 नेशन थ्योरी का एक्सेप्ट करने की जी, लेकिन हर बार जब भी इजराइल एक्सेप्ट करता है तो उसको कोई ना कोई जो एक्सेप्टेंस को खराब करने के लिए या तोड़ने के लिए कोई हरकत हो जाती है जी। तो हमास को जो बीच में से इतने सालों में जो स्ट्रांग बनाया जी, वो इन्हीं फैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड ने बनाया, उनको स्ट्रांग बनाया। और जो एक एक्शन उन्होंने की थी जिसके बीच में 1000 से ज्यादा जो रेड किया था इजराइल के ऊपर में, तो उससे उनको ये लास्ट बार लगा कि हमने इतनी बार एक्सेप्टेंस की है कि 2 नेशन थ्योरी, हम इनको जगह भी दे दी थी, पूरी गाजा स्ट्रिप भी बना दी थी, क्या बोलते हैं, पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक की तरफ में भी बना दिया था, इनको दे दिया था, हम शांति से चाहते थे। लेकिन ये करने पे ये उनके, मैं बोलूंगा, ईगो के ऊपर में और एक नेशनल प्राइड के ऊपर में चोट की हमास ने, जिसके कारण वो बोलते हैं कि आज अगर हम इनको आधे रास्ते पे छोड़ देंगे तो हो सकता है ये कल को अगले 10 साल में फिर दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, फिर दोबारा करें। तो इसलिए आज की जो जंग है इसको आखिरी जंग होने देना चाहिए। और नेतन्याहू चाहता है, उसको पता है कि वो अपने ही देश के बीच में 60% ऑफ द जो पीपल हैं, जो हैं लोग, उसके अगेंस्ट हो गए हुए हैं कि तुमने हमारे देश को तबाह कर दिया। लेकिन नेतन्याहू ने सोचा है, चाहे मैं पावर में रहूं ना रहूं, जब तक मैं पावर में रहूं, मैं चाहता हूं ये मुद्दा परमानेंट के लिए सॉल्व हो जाए, पैलेस्टाइन का मुद्दा सॉल्व हो जाए। बस एक आखिरी पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वक्त का थोड़ा सा अभाव है, जो चीज मैं समझना चाहता हूं कि 2 साल से लंबा वक्त गुजर गया, अब रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, 7 महीने हो गए इजराइल हमास की जंग चल रही है। क्या इंडियन आर्मी इतनी लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है? अभी तक तो था कि 40 दिन का, 80 दिन, 70 दिन का आप रिजर्व रखते थे, लेकिन क्या अब आपको ये सोचना होगा कि आपको बिना अमेरिका, बिना रूस की मदद के आपको 2-3 साल जंग लड़नी है? कितने तैयार हैं हम सर इसके लिए? देखिए, अगर आप मेरे से ये पूछते हो साइकोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर में, तो हम मेंटली, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस वेरी स्ट्रांग है, वी कैन कंटिन्यू द वॉर फॉर 2 years। बट मटीरियली इफ यू आस्क मी कि क्या हमारे पास में वेयर विदॉल है ऐसा कि 2 साल तक हम सस्टेन कर पाएंगे? जी। अब मैं पहला आंसर तो होगा, हमारे पास अपना जो है वेयर विदॉल जो है वो शायद 2 साल तक कैरी ऑन नहीं कर सकता, किसी कंट्री का भी नहीं कैरी सकता, रशिया का नहीं कैरी कर सकता। सो देयरफॉर हमारे पास नहीं है, मैं ये बोलूंगा। लेकिन आपके दोस्त इतने पक्के होने चाहिए पॉलिटिकल एरिना के बीच में, जो कल को आपको मदद कर सके। रशिया को मदद की है मिसाइलें आने के लिए, दूसरे आने के लिए, नॉर्थ कोरिया, चाइना ने, ईरान ने दिए हैं, शाहीन वगैरह दिए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा अपना जो अलायंसेज है, हमारा अपना जो है, वो जब तक इतना स्ट्रांग नहीं होगा तब तक तो मेरे ख्याल में 2 साल तक की वॉर क्या, तो मैं बोलता हूँ 1 साल तक की वॉर तक भी लड़ने के लिए काबिलियत नहीं रहेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर, आप जुड़े हमारे साथ। तमाम पहलुओं पर सर ने बहुत बारीकी से बात की है, बहुत चीजें समझाई हैं हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। एक चीज तो साफ है कि हिंदुस्तान को ये पता है कि हमने 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है, और उसी हिसाब से इंडियन आर्मी भी तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो चीन भी वहां पर आएगा, और चीन की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान भी LOC की तरफ। ये 3 फ्रंट की भी बात अब आई है। देखिए, आप 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, लेकिन सर का कहना है कि आपको स्पेस और साइबर के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि हमने देखा है
कि किस प्रकार से चीन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पेस फोर्स का गठन किया है और तो और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का भी उसने गठन कर लिया है। तो आज डिफेंस टॉक में मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।